नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। बीजेपी संगठन में दोफाड़, महेंद्र भट्ट से नहीं संभल रहे हालात, अब खोल दिया अजेंद्र अजय ने मोर्चा और भट्ट दिखा रहे कार्रवाई का पर्चा। हाईकोर्ट पहुंचा माइनिंग माफिया से जुड़ा एफआईआर का मामला, कोर्ट ने लगाई पुलिस की फटकार, पूरे थाने का किया तबादला, एक सस्पेंड। रुद्रपुर में एनसीईआरटी की नकली किताबों के गोदाम का भंडाफोड़, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच के लिए दिल्ली से रवाना हुई एनसीईआरटी। और राजधानी देहरादून में नाबालिग से गैंगरेप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम, तीनों आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी के लिए संगठन को एकजुट रखना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हालात ये हैं कि पार्टी के नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक होने लगी है। हाल ही में बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सनसनी फैला दी। अब इस पोस्ट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी के बाद नया हंगामा मच गया है। यह रिपोर्ट देखिए। महेंद्र भट्ट से नहीं संभल रहा संगठन, आखिर क्यों बढ़ रही पार्टी की उलझन? अब अजेंद्र अजय ने खोला मोर्चा, महेंद्र भट्ट दिखा रहे कार्रवाई का पर्चा। व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। विचारधारा पर कटाक्ष करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। हालात ये हैं कि पार्टी के नेताओं में नहीं बल्कि सीधे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू हो गई है। पार्टी के नेता और बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन अजेंद्र अजय ने अब सीधे तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अजेंद्र अजय ने अपनी एक नई सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि अजेंद्र अजय ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाया था। अजेंद्र अजय ने अपनी इस पोस्ट में लिखा था कि अब मौजूदा स्थिति में राजनीति से संन्यास लेने का ही रास्ता बचा हुआ है। इसी मसले पर जब मीडिया ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से प्रतिक्रिया मांगी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मीडिया में व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी के द्वारा भी होती है तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने संज्ञान लिया है सर उनकी इस पोस्ट पर? मैं अभी देख रहा हूँ, पोस्ट को देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी। मैं पोस्ट को देखूंगा क्योंकि मैं कल ही आया हूँ। और इस प्रकार का पोस्ट अपने बारे में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा कोई लिख रहा है तो वो उसका हम क्या समाधान अपना व्यक्तिगत मानता है। व्यक्ति का सोशल मीडिया किसी रूप में रखता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो पार्टी उसको संज्ञान लेती है। विचारधारा पर कटाक्ष करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। महेंद्र भट्ट की इस प्रतिक्रिया के बाद अजेंद्र अजय ने फिर एक बार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। इस बार अजेंद्र अजय ने सीधे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही निशाने पर ले लिया है। अजेंद्र अजय ने महेंद्र भट्ट के लिए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज पूर्वाह्न मेरे मोबाइल पर आपकी 2 मिस कॉल आई थी, जिसके पश्चात मैंने आपको कॉल किया। फोन पर लगभग 3 मिनट की वार्ता के दौरान मैंने आपसे अपना विषय रखने का प्रयास किया, मगर दुर्भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया और मीडिया में आपका जो बयान आया है वो अत्यधिक आपत्तिजनक है। मैंने कहा है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। सारी डिटेल सोशल मीडिया पर साझा करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नीचता की हद होगी, इसलिए अधिक विस्तार से जानकारी साझा करना मुझे उचित नहीं लगता है। दूसरी बात, अनुशासनात्मक कार्यवाही की किस बात के लिए करेंगे आप, जब मैं स्वयं कह चुका हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में संन्यास ही उचित विकल्प है। अजेंद्र अजय की इस पोस्ट से साफ है कि महेंद्र भट्ट और अजेंद्र अजय के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पार्टी के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं हो रही है? क्या बीजेपी संगठन की कमान संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी पार्टी के नेताओं की बात भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने जिस तरह से
सरकार और केदारनाथ मंदिर समिति में सवाल उठ रहे हैं, उसके सापेक्ष उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, मैं तो स्वयं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, आप कैसे मुझ पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जो सच है उसको मैंने प्रदेश की जनता के आवाम के सामने रखा है, स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है, वहाँ पर काफ़ी खामियाँ हैं, जिसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड बीजेपी में पार्टी फोरम के ऊपर उठकर कोई नेता पिछले कुछ दिनों में पहली बार बोल रहा हो। गदरपुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी पिछले कुछ दिनों से सरकार की आलोचना का बीड़ा खुलेआम उठाकर रखा है। पार्टी संगठन चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। हालात ये हुए कि खुद महेंद्र भट्ट को अरविंद पांडे के गदरपुर स्थित घर पर उनका मान मनोवल करने के लिए जाना पड़ा। अब अजेंद्र अजय के उठाए मसले ने भी पार्टी की कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पार्टी आलाकमान राज्य में हो रहे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर कोई एक्शन लेगा। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी 2027 में सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का सपना ऐसे बिखरे हुए संगठन के साथ पूरा करेगी। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग माफिया से जुड़े एक विवादित एफआईआर मामले में राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के निलंबन के निर्देश दिए, बल्कि विकासनगर थाने के पूरे स्टाफ के तबादले का आदेश दे दिया। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, करा रहा सरकारी अधिकारियों पर एफआईआर, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने पूरे थाने का कर दिया तबादला। देहरादून में अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, अब वो सरकारी अधिकारियों पर ही एफआईआर कराने लगे हैं। बजाय इसके कि पुलिस खनन माफिया पर कार्रवाई करे, उल्टा पुलिस खनन माफिया की शिकायत पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ही मुकदमा लिखने लगी है। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस और खनन माफिया के नेक्सस को बेपर्दा कर दिया है। दरअसल देहरादून के विकासनगर में काशी वन प्रभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने 27 फरवरी को यमुना नदी से आते हुए अवैध खनन सामग्री से भरे एक डंपर को रोका। राजीव नयन नौटियाल ने जब इस खनन के कागजात मांगे तो बजाय कागजात दिखाने के डंपर चालक और मौके पर पहुंचे उनके साथियों ने एसडीओ और उनके साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि वीडियो बनाने पर एसडीओ का मोबाइल तक तोड़ दिया गया। एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने विकासनगर कोतवाली में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन हैरानी देखिए, पुलिस को जिस एफआईआर के आधार पर खनन माफिया की तलाश करनी थी, वही खनन माफिया रात 12:15 बजे खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया और एसडीओ पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। यही नहीं, पुलिस ने मनीष चौहान के नाम पर मिली शिकायत के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इसके बाद एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में जज राकेश थपलियाल की पीठ ने इस पूरे मामले में क्रॉस एफआईआर लेने के खेल को पकड़ लिया। नाराज कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिकारी को निलंबित करने और विकासनगर कोतवाली के पूरे स्टाफ का तबादला करने के निर्देश दे दिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी को सौंपी है। देखिए, प्रदेश के अंदर अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई स्क्रीनिंग जो प्लांट है वो जो है बस्तियों के बीच स्थापित हैं और उसमें सीधे सीधे क्रशर का जो काम है वो हो रहा है, लेकिन सरकार को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। हमने सदन के अंदर भी उठाया था और आज तो सरकार पर सत्ता पक्ष के लोग सवाल प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में अवैध खनन का मामला उठाया। अरविंद पांडे कई बार कह चुके हैं कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज हालत ये है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और कोर्ट ने कहा है कि पूरे जो चौकी है जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई उसमें पूरी चौकी के जो है उसको तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाए। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद अजीब बताया और सरकार से कड़े सवाल किए हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर राज्य में क्या हो रहा है, जहां सरकार अपने ही अधिकारी की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही। फिलहाल इस पूरे मामले ने उत्तराखंड में अवैध खनन और उससे जुड़े नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि अगर खनन रोकने की कोशिशों में लगे सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर अवैध खनन रुकेगा कैसे? देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा में इन दिनों सियासत गर्माती दिख रही है। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य अरविंद सजवाण ने स्थानीय विधायक विनोद कंडारी को खुली चुनौती देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सजवाण ने क्षेत्र में विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर विधायक पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। भाड़ में गई ये विधानसभा, वहां 24 तारीख को मैं तेरे वहां वो हाल करूंगा ना, तब चाहे मुझे सजा ही हो जाए। देवप्रयाग विधानसभा में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब क्षेत्र पंचायत सदस्य अरविंद सजवाण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में सजवाण स्थानीय विधायक विनोद कंडारी पर वादा खिलाफी और क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते नजर आए। क्योंकि तू ढंग से पैर भी नहीं करता यहाँ इस विधानसभा के आगे, तुझे अपने व्यापार से मतलब है। कोई बजट बाद में आएगा किसी विभाग का, तू पहले अपना हिसाब लगा देता है। तुझे भाड़ में गई ये विधानसभा, तुझे केवल अपने पैसे से मतलब होता है, कमाने से। अब खुल के बोलूंगा, मैं तो अब तक लोग लाज से चुप था ना, मैंने कहा चल यार चुप रहो रिश्तेदार, आदमी क्या बोलना ऐसे ज्यादा। लेकिन तू 24 को आएगा, मैं तेरा वो हाल करूंगा ना, मुझे जेल हो जाए भले ही। सजवाण ने दावा किया कि पिछली बीडीसी बैठक में एक मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस परिवार को कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्र की जनता पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है, जबकि जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते रहे हैं। अरे वहां वादे करता है, झूठे वादे करता है। पिछली बीडीसी मीटिंग में मैं वहां अपनी तनख्वाह दूंगा उस लड़के को जो मर गया है। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है तू। दी तूने उसे तनख्वाह? अबे तनख्वाह भाई भाड़ में गई तेरी तनख्वाह। तूने एक 10-20 हजार की मदद भी नहीं की। पानी की स्थिति देख, साले सारे हिंडोला खाल वाले सारे पूरा क्षेत्र रो रहा है। कल ये हरकतें तेरी डर, तेरे कार्यकर्ताओं की ये हरकतें, इतनी टुच्ची हरकतें करते हो तुम लोग ना। वो ब्लॉक रोड था, तुमने मुश्किल से अपने 30-40 हजार बचाने के चक्कर में तेरे चमचों ने जल निगम वालों को वो रोड ठीक नहीं करने दी। क्षेत्र के हिंडोला खाल और अन्य अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर भी सजवाण ने तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि डॉक्टरों और जरूरी मशीनों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने की वजह से जान तक चली जाती है। लेकिन विधायक विनोद कंडारी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अबे बेशरम, अपनी विधानसभा के बारे में पूछ वहां कि मेरे यहाँ मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोला खाल की व्यवस्था ऐसी क्यों है? वहां डॉक्टर दो, वहां लोग मर रहे हैं। देवप्रयाग बागी हॉस्पिटल की अव्यवस्था हो रखी है। पैर में पड़, स्वास्थ्य मंत्री के पैर में पड़, जैसे वोट मांगते हुए पड़ता है ना तू लोगों के पैरों में, वैसे पड़ उस स्वास्थ्य मंत्री के पैरों में, उस मुख्यमंत्री के पैरों में पढ़ना पड़ता है पैरों में, जैसे वोट मांगते हुए पड़ते हैं। लाया के लिए डॉक्टर लाला यखा खातिर लो, अल्ट्रासाउंड मशीन लो, बढ़िया एक्सरे मशीन ला। ये जितनी हत्याएं, मैं तो हत्याएं कहूंगा, हत्या बोलूं मैं, इन सब का गुनहगार तू है। वीडियो में सजवाण ने विधायक को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 24 तारीख को होने वाली बीडीसी बैठक में भी सभी मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि या तो जनता को उसका हक मिलेगा या फिर वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी, वहां 24 तारीख को मैं तेरे वहां वो हाल करूंगा ना, तब चाहे मुझे सजा ही हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला। बहुत होगी, बहुत तेरे को प्यार से समझा दिया, बहुत बार समझा दिया तेरे को प्यार से। अरविंद सजवाण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में फिलहाल विनोद कंडारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने जरूर इस पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए सही बात है, आज पर्वतीय क्षेत्र से पलायन लगातार हो रहा है
और हम पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को जो मजबूत नहीं कर पाए हैं। लोग आहत हैं, त्रस्त हैं और सरकार से कहते भी हैं और सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिए लगातार जो है जनप्रतिनिधियों का घेराव करने का काम आमजन कर रहे हैं। देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि की इस खुली चुनौती के बाद स्थानीय राजनीति में न सिर्फ टकराव की आहट बढ़ी है, बल्कि विधायक के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र के दौरान सरकार की कमियों को लेकर निशाना साधा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर संसदीय परंपराओं का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट सत्र में कार्य मंत्रणा समिति की अनदेखी कर मनमानी की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट पेश किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा विधायक प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन और विक्रम सिंह नेगी के अलावा लखपत बुटोला ने भी सरकार को जमीन की खुर्द-बुर्द और अवैध खनन को लेकर जमकर घेरा है। 9-10 सत्र इन 4 सालों में और सत्रावधि सीमित 9 सत्र 32 दिन और हमारी गुहार के लिए हमारे सभी कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य माननीय प्रीतम सिंह जी और मैं, हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में लगातार बल दिया कि सत्रावधि को बढ़ाना चाहिए। प्रदेश की जो वस्तुस्थिति है उसके बारे में अपनी बात कही, उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूँ। सम्मानित साथियों, राज्य सरकार का ये अनंतिम बजट सत्र था और जब सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो हमें बड़ी अपेक्षाएं थी कि सरकार इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को नई दिशा देने का काम करेगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमने बजट का अध्ययन किया तो इस बजट में सत्ता पक्ष के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। गदरपुर में बड़ी संख्या में रह रहे बंगाली समाज प्रदेश सरकार से ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जहां उनकी इस मांग का समर्थन बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सदन में किया, तो वहीं अब कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर उछालने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन का कहना है कि राजनीति में फायदे के लिए बंगाली समाज की आवाज को उठाया जा रहा है। जब इस प्रदेश का निर्माण हुआ तो इस प्रदेश में रहने वाले चाहे किसी समाज के भी लोग हों, किसी जाति संप्रदाय के हों, इस प्रदेश के निर्माण के लिए सभी ने अपना योगदान दिया। उसमें हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, उनका भी बहुत योगदान था। यदि किसी को पिछड़ी जाति के बनना है तो उसके लिए हमारे कल्याण समिति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको बैठ के उससे बातचीत करने के बाद यदि ये मांग जाता तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। परंतु मैं जितना जानता हूं, ऐसा कोई बयान हमारे कल्याण समिति की तरफ से ना दिया गया है और ना मांग है। यदि और आम लोगों का जो अनुसूचित जाति के मांग के साथ जुड़े हुए हैं। मसूरी में महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कीर्तन मंडली की महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं हैं। हर क्षेत्र में वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश का मान बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में भी महिलाओं ने अहम भूमिका को निभाया है। और साथ ही में मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज पूरी मसूरी से, बल्कि आज थोड़ा सा हॉल भी छोटा पड़ गया हमें, और आज हमने 18 या 20 के लगभग जो है अपनी कीर्तन मंडलियों को सम्मानित किया। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लोगों ने निभाई और लोग खुद मुझे टेलीफोन करते रहे कि मैडम हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज ये कोई पॉलिटिकल, पहली बात तो पॉलिटिकल मैं इसको नहीं कहूँगी, ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। और मुझे लगता है आज समाज में महिलाओं को किसी
किसी व्यक्ति, किसी महिला व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो उनकी आवाज़ को उठा सके, जो बुलंद तरीके से उनकी बात को आगे रख सके। तो आज इस चीज़ की कमी है कहीं ना कहीं। रुद्रपुर में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों के गोदाम का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने काशीपुर रोड स्थित एक गोदाम में करोड़ों रुपए की एनसीईआरटी की नकली किताबों की खेप बरामद की है। इसके साथ ही बाहर से एक कंटेनर को भी पकड़ा है। इस कंटेनर के जरिए किताबों को लोड कर सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। हालांकि अब पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम जांच के लिए रुद्रपुर पहुंच रही है। हमें कोई पुलिस के द्वारा जो सूचना मिली थी, ये जो पुलिस ने जो है एसडीएम या सीडीओ सर को भी पहुंचाया था, तो उनके द्वारा निर्देश मिला था कि जाके जरा देखिए कि बुक्स कैसी हैं, कैसे क्या है हिसाब किताब। तो हमने खाली बुक्स का जो है परीक्षण किया है और जहां तक और स्रोतों से जानकारी की है कि यहाँ पे किसी को ऑथराइज किया गया है, नहीं किया है, कोई गोदाम है या नहीं है, तो इसकी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। प्रॉपर हमने एनसीईआरटी को भी जो किताबें छपाने की जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई बोर्ड की, तो उनसे भी हमने संपर्क साधा है। राजधानी देहरादून से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पटेल नगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग के साथ एक युवक और 2 नाबालिग ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि किशोरी भरण पोषण के लिए लोगों के घरों पर कपड़े धोने निकली थी और इसी दौरान एक नाबालिग ने उसे फोन कर हरिद्वार बाईपास के पास बुलाया था। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर घटना को अंजाम दिया गया। पटेल नगर में आजाद कॉलोनी निवासी रेखाई, जिसके द्वारा तहरीर में बताया गया कि 12 मार्च की साय को उसकी नाबालिग बालिका को 3 व्यक्ति बहला फुसला कर ले गए तथा बाद में उन व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना पर तुरंत ही मुकदमा अपराध संख्या 183/26 पंजीकृत किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट तथा बीएनएस की धाराएं लगी। इसके बाद एसएसपी देहरादून सर के निर्देश पर तुरंत ही टीम गठित करके तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनकी उम्र की जांच करने पर 2 अभियुक्त विधि विवादित किशोर निकले तथा एक अभियुक्त 18 वर्ष का निकला, जिसका नाम सोनू है, जो आजाद कॉलोनी का निवासी है। नरेंद्रनगर में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लंबित पड़ी करीब 110 मामलों का निस्तारण किया। वहीं उन्होंने बताया कि लोक अदालत का लोगों को लाभ हो रहा है। यहां लोग जल्द न्याय मिलने से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयों में काम का बोझ भी कम हो रहा है। जी, मेरा नाम प्रेमलता है और जी मैं अपनी गाड़ी छुटाने के लिए यहाँ आई थी और ये बाकी सब ने मिलकर मेरी बहुत मदद करी है और इन्होंने मेरा जितना भी जुर्माना था इन लोगों ने भरा है। में निपटे आज, जिसमें 9, 138 व अन्य धाराओं के मुकदमे थे और 200 के करीब आज एमबीएल के चालान सही पैसों में, कम से कम पैसों में माननीय न्यायालय द्वारा इनका निस्तारण कर दिया गया और 20-25 ऐसी गाड़ियाँ थी जो काफ़ी टाइम से बंद थी, जो कि रिलीज नहीं हो पा रही थी, लेकिन न्यायालय की सहायता से और वकीलों की सहायता से कम जुर्माने से उन वाहनों को रिलीज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं आज को। रुड़की के नगर निगम में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। बता दें कि नगर निगम में हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपना फैसला वापस लिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। नहीं, हड़ताल समाप्त नहीं है, हड़ताल स्थगित हुई है। हमारी लगातार माननीय विधायक जी से लगातार बात चली थी और हमारे मेयर साहब और हमारा नगरायुक्त महोदय का तो फ़ोन नहीं आया। मेयर साहब लगातार संपर्क में रहे कि किस तरह समस्या खत्म हो जाए। हमारे ये मानना है कि यहाँ 2021 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए, स्वच्छता समिति, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कूड़ा वाहन चालक, बिंदुवार सभी पॉइंट रखे गए हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा। सभी मांगों पे विचार विमर्श किया जाएगा। बिंदुवार बात हो गई है और कुछ मांगें इनकी तुरंत मान ली गई हैं, जो शासन स्तर पर होनी है वो शासन स्तर पर तय होंगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हमारे अपने भाई हैं, हमारे रुड़की शहर के निवासी हैं और हम सब लोगों से प्यार करते हैं और किसी का भी शोषण नहीं है। वहीं रुड़की के ही लन्नौर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया। साथ ही इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा नजर आया। बता दें कि कार्रवाई को होता देख व्यापारियों ने सड़क पर किया अतिक्रमण को खुद ही हटा दिया। इसके अलावा कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। हमारे जिलाधिकारी महोदय का और हमारे जॉइंट सर का स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी अतिक्रमण होगा उसको तुरंत हटवाया जाए। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाए।
इसलिए आज सर के आदेश के अनुपालन में आपने देखा कि आज लंडोरा में काफ़ी अतिक्रमण नगर पालिका, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जो है अतिक्रमण हटाया। प्रदेश भर में लोक पर्व फूलदेई को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि हल्द्वानी में सुबह से ही बच्चे अपने घरों और आसपास के घरों की दहलीज को फूलों से सजाते नजर आए और खूब फूलदेई क्षमादेई के मंगल कामनाओं को गाया। जानकारी के मुताबिक फूलदेई उत्तराखंड के पारंपरिक लोक त्योहारों का हिस्सा है। बच्चे फ्योली बन तरह तरह के फूल अपने आसपास से तोड़ कर लाते हैं और उन्हें दहलीज पर डालते हैं और इसके बदले में उन्हें गुड़, चावल और पैसे के रूप में दक्षिणा दी जाती है। राजधानी देहरादून के प्राचीन सिद्धपीठ गौतम कुंड में हर साल की तरह इस साल भी बाबा बालकनाथ का ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आए भक्तों ने बाबा का जागरण कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर की आयोजक माधुरी ने बताया कि सिद्धपीठ में श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वो बाबा के दरबार में ध्वजा चढ़ाते हैं और हाजिरी लगाते हैं। कलयुग की महाशक्ति है, इसको मतलब यह मंदिर है काफ़ी साल पुराना है, 80-90 साल का पुराना है। तो हर साल इसी महीना में मतलब इनका झंडा चढ़ता है, भंडारा होता है, 4 भंडारा होगा। तो सब मिलकर मतलब इन्होंने भंडारा हर चीज़ करते हैं हम लोग कि कलयुग की महाशक्ति है ये। आज जो चैत्र मास के पहले रविवार से हमारे यहाँ स्थापना दिवस बाबा जी का झंडारोहण का कार्यक्रम रहता है और श्रद्धालु मतलब दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और आज बाबा जी का जो ऊपर झंडा है वो झंडा चेंज होता है और ऐसे आने वाले जो आगे भी 4 रविवार है इसमें भी कंटिन्यू भंडारे और जैसे भजन कीर्तन होती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी संगठन में दो फाड़, महेंद्र भट्ट से नहीं संभल रहे हालात, अब खोल दिया अजेंद्र अजय ने मोर्चा और भट्ट दिखा रहे कार्रवाई का पर्चा। हाईकोर्ट पहुंचा माइनिंग माफिया से जुड़ा एफआईआर का मामला, कोर्ट ने लगाई पुलिस की फटकार, पूरे थाने का किया तबादला, एक सस्पेंड। रुद्रपुर में एनसीईआरटी की नकली किताबों के गोदाम का भंडाफोड़, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच के लिए दिल्ली से रवाना हुई एनसीईआरटी। और राजधानी देहरादून में नाबालिग से गैंगरेप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम, तीनों आरोपी गिरफ्तार।